आप सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी लिखा है, तो इंडियन इकोनॉमी लिखा है, इकोनॉमिक्स नहीं लिखा है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों को बड़ा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आपको अंतर पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। समझ रहे हैं दोनों में? तो इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र, हिंदी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, एंड इकोनॉमी इज अर्थव्यवस्था। तो आपको दोनों में फर्क समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन लिख लो। एन इकोनॉमी इज एनी स्पेस विद डिफाइंड रूल्स। An economy is any space with defined rules and established institutions to implement those rules. हिंदी में आप व्यवस्था तो समझते हैं ना, सिस्टम, एक एक दायरा, है ना। तो इकोनॉमी एक स्पेस है जहां पर कुछ डिफाइंड रूल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज डिफाइंड रूल्स एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स। तो रूल्स होंगे तो कोई उनको इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो इकोनॉमी है क्या? एन इकोनॉमी इज एनी स्पेस विद डिफाइंड रूल्स एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स। ठीक है, नाउ डन। अगर इकोनॉमी ये है कि किसी एक स्पेस में कुछ रूल्स होंगे और उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो उन रूल्स को इंप्लीमेंट करेगा, इसे हम इकोनॉमी कहते हैं। तो फिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, आर्ट है ऑफ डिसीजन मेकिंग। किस तरह से आप डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग द यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक आर्ट है, डिसीजन लेने की प्रक्रिया है। पर इकोनॉमी क्या है? व्हेन अ कंट्री और अ ज्योग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन इट इज नोन एज इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमी क्या है? एक एक एरिया है जिसके अंदर डिफाइंड रूल्स है, जहां पर हम उन रूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? एक साइंस है जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया में आपको मदद करेगा। दैट मींस कि इकोनॉमिक्स इज थ्योरी, थ्योरी पार्ट इज इकोनॉमिक्स, बट एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी इज इकोनॉमी। तो हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, समझो इस चीज को, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या ऐसी थ्योरीज है, डिमांड सप्लाई, क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से, कौन सी थ्योरीज हैं जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी ड्राइव हो रही है। लेकिन हमको पूरे उनके बारे में नहीं पढ़ना है कि जो इन थ्योरीज को दिया है उन्होंने क्या थ्योरीज में बोला है। थोड़ा थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए, बहुत नहीं। उन थ्योरीज के अंदर नहीं घुसना है। हमें क्या पढ़ना है कि वो थ्योरीज हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है। और एप्लीकेशन हमेशा डेली लाइफ में होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन पार्ट, इट इज द एप्लीकेशन पार्ट। तो इकोनॉमी क्या है? एक ज्योग्राफिकल रीजन है। When a country or a geographical region is defined in the context of economic activities, it is known as economy or economic system. तो इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमारे सिलेबस में मेंशन है इंडियन इकोनॉमी। इसलिए हम भारत की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं लिखा है। ज्योग्राफी का जब सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि मिनरल्स वर्ल्ड में और इंडिया में, हर जगह कहां पर है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी की जब बात हो रही है तो साफ साफ लिखा है इंडियन इकोनॉमी। दैट मींस यू हैव टू रीड अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। तो ये क्या है? इट इज थ्योरी एंड प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज इकोनॉमी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज दी हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो है इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। जस्ट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपको क्या पढ़ना है इस समय। आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तभी समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है हमको। इसलिए इंडियन इकोनॉमी क्यों लिखा है सिलेबस में, आपको ये समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में क्या अंतर है। और इकोनॉमी कहीं की भी हो सकती है। अगर इकोनॉमी मुझे बोलना है तो मैं यूएसए की इकोनॉमी बोलूंगा, यूएसए की इकोनॉमिक्स नहीं बोलूंगा। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। जब आप बोलते हैं ना किसी से कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना बड़ा गलत ही बोल रहे हैं। आप इंटरव्यू में जाकर अगर बोल देंगे कि सिलेबस में इकोनॉमिक्स है मतलब आपने अपने ऊपर ही हेडशॉट दे दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंतर कभी कोई नहीं बताएगा आपको। मतलब इतना बेसिक से शुरुआत कोई नहीं करेगा। मैं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम बोलते हो ये चीज। कई लोग तो अपने मेंटरशिप क्लास में सिलेबस में मेंशन करते हैं इकोनॉमिक्स, और मैं हंसता हूं कि मुझे पता है कि उनको नहीं पता ये बात, लेकिन मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं।
तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है, एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है, और इनका एप्लीकेशन इकोनॉमी है। लिखते जाना मेरे साथ साथ, ये चीजें लिखते जाओ मेरे साथ साथ, है ना। और जो लिख नहीं पाए वो मुझे बता दे, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस हाउ ह्यूमन बीइंग मेक डिसीजन व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो किस तरह से ह्यूमन बीइंग डिसीजन को लेते हैं। एंड हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग द डिफरेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये इकोनॉमी है। किस तरह से उन रिसोर्सेज को हम अपने डिफरेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी में बांटेंगे। अब याद करो इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्या मेंशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप कि नाउ यू आर कनेक्टिंग दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों लिखा है, how resources are allocated among the different member of the society, how you distributing the resources. Are you understanding why Indian economy is given, then public distribution system is given? It is the part of the whole definition only. ठीक है, आप इतना लिख लो, मैं वेट करूंगा। शुरुआत की क्लासेस में बड़ा स्लो चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी भगा लेंगे। ट्रेन स्टार्ट होगी 0, 10, 20, 30, देन 120 किलोमीटर पर आवर। And next is focus on the way in which economics agents behave and interact, and the way in which economies work, and the way in which countries economic affairs are organized and conducted। किस तरह से उस कंट्री में, उस ज्योग्राफिकल रीजन में किस तरह से इकोनॉमिक अफेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से इकोनॉमिक एजेंट बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है। इनका एप्लीकेशन क्या है कि एक रीजन में, एक ज्योग्राफिकल स्पेस में उस तरह को किस तरह से हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। आई होप कि आपको इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन क्लियर है। आगे चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पर मुझे समझ नहीं आया कि सर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा। आप इकोनॉमी तो समझ गए कि एक डिफाइंड स्पेस है, जहां स्पेस में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज इकोनॉमी। आई गॉट दैट। ठीक है, इतना आप समझ गए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इकोनॉमी है क्या, और हम इंडिया इकोनॉमी के पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए? तो आप अब कहाँ के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करोगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और इंडियन इकोनॉमी के जो भी इंपैक्ट करेंगे उन सब से हम बातें करेंगे, उन सब से हम मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो अब यहां पर मैं समझा रहा हूं कि इकोनॉमी आप समझ गए कि इकोनॉमी क्या है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? एन एक्टिविटी व्हिच क्रिएट्स वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से कुछ वैल्यू क्रिएट हो, और वो वैल्यू सिर्फ क्रिएट ना हो, उस वैल्यू को आप मेजर कर पाए, उस एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अच्छा, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अभी लिख लेना इस चीज को, पहले मैं बोल दूं आपको, समझ लो पहले, समझाने के बाद मैं बोलूंगा लिखने के लिए, तब लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि मैं चाय बनाना चाहता हूं, मुझे बड़ी पसंद है चाय, और गर्मियों में भी मैं पीता हूं चाय, तो लेट्स से कि मुझे चाय बनानी है। अब मैंने क्या किया, दुकान से गया, मैं चाय की पत्ती लेकर आया और एक भगोना चढ़ाया, उसमें चाय में पानी डाला, फिर उसमें अदरक कूट के डाली, इलायची डाला, सब कुछ डाला, उसमें दूध डाला और चाय की पत्ती डाली, और बढ़िया सी चाय बनाई। और मैंने इसी से 3 कप चाय बनाई, 1 2 3, एक मॉम के लिए, एक डैड के लिए, और एक अपने लिए। ठीक है, तो 3 लोगों के लिए मैंने चाय बनाई और हमने ये चाय पी ली। क्या ये जो चीजें मैंने की, क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ, कौन बताएगा कि क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ बताओ, यशस्विनी, अनम्यूट करके बताओगी तो सुनाई देगा, अदरवाइज मुझे सुनाई नहीं देगा। No, sir, it's not an economic activity. Why it is not an economic activity then? Because it is not creating the value. It is not creating the value in the economy. Okay, so कहने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लिया करो तुरंत उसके बाद, है ना। और अपने हाथ जितने भी लोग खड़े किए ना, हाथ ऐसे ऑफलाइन क्लास में खड़े नहीं रखना होता, नीचे भी कर लेना होता है, लोअर हैंड भी करना होता है, तो अपने आप हाथ नीचे भी कर लेना। तो ठीक है, मैंने ये चाय बनाई, चाय की 3 प्याली बनाई, लेकिन उस प्याली से मैंने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की इकोनॉमी में, उसकी वजह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चाय की ठेला लगाता और चाय का ठेला लगाने के बाद ये 3 कप चाय बनाता, और मैं ये बात कहता कि 1 कप चाय की प्याली की कीमत 10 रुपए है, तो मैं इकोनॉमी में 30 रुपए की वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 1 कप यानी मैं मेजर भी कर रहा हूं,
आई एम क्रिएटिंग द वैल्यू बट बाई मेजरिंग इट, 1 कप इज इक्वल टू 10 रुपीज, यानी वैल्यू भी बता रहा हूं और मेजरमेंट से भी बता रहा हूं। इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे, आपको दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कौन होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एक्टिविटी विच क्रिएट्स वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी मेजर्ड, तो मैंने उस वैल्यू को मेजर भी किया, इसलिए इस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन घर में जो काम हो रहा है जिससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो इकोनॉमी क्या है, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि एक स्पेस है, हमारी बाउंड्रीज हैं कुछ, वहां पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी चल रही है। करेक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू क्रिएट करे और उस वैल्यू को आप मेजर कर पाए, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा क्या, प्रोडक्शन होगा, भाई कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा, कोई तो कंजम्पशन करने वाला होगा, एक्सचेंज यानी मार्केट में कहीं तो बेच भी रहे होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। दीज ऑल इंक्लूड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए? ठीक है। सर जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लेके आए हैं वो तो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट किया, तो वो तो काउंट हुआ ना। तो जब चाय की पत्ती जो बनाया था जिसने, उसने वो क्रिएट की वैल्यू, हमने क्रिएट नहीं की। तो चाय की पत्ती यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज गुड्स की तरह यूज हो रहा है, अभी आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जब हम आउटपुट लेते हैं पूरा, उसमें इंटरमीडिएटरीज गुड्स को माइनस करते हैं, डू नॉट वरी, वो ऐड हो चुका है। अगर दोबारा ऐड कर दिया तो हमने डबल काउंटिंग की एरर कर देंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी। ठीक है, लेट मी कंप्लीट, आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। लेट मी कंप्लीट आपके जितने भी डाउट्स हैं। हाँ पूछो भाई, प्रत्युष पूछो। हाँ सर, तो अगर हमारी मॉम होम मेकर है और वो घर में ही खाना वाना बना रही है, तो वो इकोनॉमिक नहीं, एक्टिविटी नहीं हुआ? मम्मी को पैसा पे कर रहे हो नहीं तो बस नहीं है फिर। तो मम्मी को सर, अगर पर तुम उसके अगर थाली का पैसा अगर पे हम कर रहे हो, अगर वैल्यू क्रिएट हो रही होती तो थाली, अगर मम्मी अगर तुम्हारी, हम सेम सर्विस कहीं और से ले रहे हैं या मेड हाँ आ रही है और हाँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। हाँ क्योंकि आप मेड को पैसा दे रहे हो ना, तो उनकी सर्विस का पैसा दे रहे हो, उस गुड्स की वैल्यू नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, पर वो सर्विस जो आपको दे रही है मेड, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसने आपको 1 घंटे में आपसे 1000 रुपए लिया, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने 2 चीज समझ ली कि इकोनॉमी है क्या और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। वेरी गुड। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी 2 टाइप की है ना, मैक्रो इकोनॉमी है एंड माइक्रो इकोनॉमी है। तो मैक्रो और माइक्रो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब है कि बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, और मैक्रो का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। इसको हम समझाते हैं ऐसे कि मान लीजिए आप अपने घर में जो है आप फार्मिंग कर रहे हैं, और आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अनियन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये केवल आपके साथ हो रहा है, यानी आप फार्मर हैं और आप ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कितना प्रोड्यूस किया, तो आप कहोगे कि सर मैंने 50 kg लेट से पोटैटो प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस हुआ, पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उन सब ने कितना प्रोड्यूस किया, तो आप कहोगे सर 100 क्विंटल प्रोड्यूस किया पूरे इंडिया ने मिलकर। तो कहां माइक्रो और कहां मैक्रो, आप समझ रहे हो। तो इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे दैट इज माइक्रो, और जब ब्रॉड लेवल पर बात करेंगे इट्स अ मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा लेवल, माइक्रो मतलब छोटा लेवल। तो माइक्रो में क्या होगा, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अकेले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। जैसे कि डिमांड की बात करेंगे, इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है। और आप हमेशा एक बात याद रखना, आप डिमांड तब क्रिएट करोगे जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी। कहने का मतलब समझो इस चीज को, मैं कहूं कि आप आईफोन की डिमांड कर रहे हो, आप जाकर हर दुकान वाले से करो कि आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, और आपके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए आईफोन, तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। आपकी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी उसको डिमांड में काउंट करेंगे। अदरवाइज तो आप तो बहुत डिमांड क्रिएट कर दो, आपका मन करेगा तो आप तो चांद सितारे मांग लो, आप तो चंद्रमा को भी यही मान लो, वहां पर जमीन भी खरीद लो, तो उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी अचानक से। ताजमहल की भी डिमांड कर सकती है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कोई बिना हाथ उठाए नहीं बोलेगा। ठीक है हाँ, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि माइक्रो इकोनॉमी का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड जब भी होगी जब आपके पास क्षमता होगी उस चीज को परचेस करने की, और ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो माइक्रो इकोनॉमी टॉक्स अबाउट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एग्रीगेट। अब याद रखना यहां से, कभी भी जब भी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में जब भी एग्रीगेट टर्म यूज हो, दैट मींस कि कुल मिलाकर, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस कि सबको मिलाकर, कुल मिलाकर क्या हो रहा है। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट, जैसे कि जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का भी हम बात करेंगे क्या होता है। तो अगर हम पूरे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो जीडीपी है, मोटा मोटा भी। तो कहने का मतलब क्या किया हमने कि पूरे इंडिया में कितना अनियन का प्रोडक्शन हुआ, पूरे इंडिया में कितना पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ,
इससे हम क्या बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर क्या हुआ, दैट इज इकोनॉमिक एग्रीगेट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट इज मैक्रो इकोनॉमी। मेरी बातें याद रखना, एग्रीगेट याद रखोगे कुल मिलाकर, तो आप कहीं ना कहीं जब भी आपको एग्रीगेट मिलेगा तो आप सोच सकोगे, ये सोचने की क्षमता आपको देना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, इसलिए मैं बार बार इसमें एम्फसाइज कर रहा हूँ इकोनॉमिक एग्रीगेट। तो जीडीपी कितना है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे इंडिया में कितने लोग जो है बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, एक आदमी क्या है बेरोजगार है कि नहीं है, वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। पूरे इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें। तो जब बड़े लेवल पे बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमी, जब छोटे लेवल पे बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे बोलेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और आज से आप समझ लेना कि आपको कभी भी माइक्रो पर फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, ब्यूरोक्रेसी संभालनी है, पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी इज एट द नेशनल लेवल, पॉलिसी इज मैक्रो, पॉलिसी कैन नॉट बी माइक्रो। इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाएंगे सिर्फ कि आज चलो सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इतने लोगों के लिए बस इतनी पॉलिसी, इतने लोगों के लिए इतनी पॉलिसी, ऐसा नहीं। मैक्रो, पूरे इंडिया में चीजों को ध्यान में रखकर वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहां पर डिफिनेशन लिख लो दोनों की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी आप समझ जाओ इस चीज को। The arm of economics which study of the behavior and the action of the individual economic agents such as person, a household, a firm or industry. In short, it studies a small part of economy. Economy का एक small part के बारे में बात करता है, ठीक है? यस ज्योति, सर जो मैक्रो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ था एग्जाम्पल में, सर अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करेंगे मतलब? हाँ, तो जब हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, तो पूरे देश में हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाएंगे, तब जाकर हम अनएम्प्लॉयमेंट नापेंगे। टेंशन क्यों ले रही हो, हम सब नापेंगे यहीं बैठे। तो जब तक इकोनॉमी आपकी, देखिए जब तक अभी आप छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में बहुत से डॉट्स क्रिएट होंगे, वो डॉट्स इंटीग्रेट होंगे और समझ बढ़ेगी। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप बस चीजें समझते चलो, साथ में इंटीग्रेशन होता रहेगा। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तब आपको अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी, तब आप जब रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्यों लिखा था हमने, तब आपको और समझ डेवलप होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर, थैंक। इसलिए लाइव क्लासेस रखी, पूछ लो आप, बढ़िया है। ठीक है, लिख लिया आपने। मैक्रो इकोनॉमिक्स, द आर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इन व्हिच ब्रॉड इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड, सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैलेंस, पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन। इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि बस एक आदमी के लिए कितनी महंगाई बढ़ गई, पूरी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है, पूरी इकोनॉमी की महंगाई को हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्रो व्यू में देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी की अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इंडियन इकोनॉमी। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाला यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट अब नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने? बोल दो भैया, स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, लिख लो लिख लो। ठीक है, ओके। नोट्स इसी ऑर्डर में तैयार करना जिस ऑर्डर्स में आपको तैयार करवा रहा हूं, बहुत मदद मिलेगी आपको चीजों को रिवाइज करने में। लेट्स मूव, ओके आगे चलते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने लिख ली होगी, एन एक्टिविटी व्हिच क्रिएट्स वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी मेजर्ड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात समझो कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो प्रोड्यूस करने के लिए कोई होना तो चाहिए। सबसे पहले अगर मुझे अनियन का प्रोडक्शन कर रहा है तो सबसे पहले तो लैंड होना चाहिए। अरे कहीं पर तो प्रोड्यूस करेंगे, यानी लैंड होना चाहिए। अब वहां पर प्रोडक्शन करना है तो लेबर लगेगा, यानी इंसान भी होना चाहिए जो वहां पर जाकर लेबर करेगा, यानी लेबर भी होना चाहिए। कुछ पैसा भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगा, कैपिटल होना चाहिए। और अगर आप कोई फर्म बना रहे, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो क्या होना चाहिए आपके पास? एंटरप्रेन्योर, कोई सोचने वाला इंसान होना चाहिए जो इन चीजों को सोच पाए कि क्या क्रिएट करना है इकोनॉमी में। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लोग जरूरी हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार लोग बहुत जरूरी हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन ये काम कर क्यों रहे हैं, इनको मिलेगा क्या? तो आप सोचिए कि अगर आप घर को रेंट में देते हैं, तो मतलब अपना घर जो है देते हैं किसी को, तो उसके बदले में आपको रेंट मिलता है। तो लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है।
लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है आपको। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? जो मास्टर है, जो सबके ऊपर है, जिसके नीचे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? जब सबकी सैलरी चुका देगा, सब कुछ कर देगा, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो मिलेगा उसको। जितना भी प्रॉफिट है, मोटा प्रॉफिट है तो उसका है, लॉस है तो उसका है। यानी एंटरप्रेन्योर को मिलता है बचा खुचा, लेकिन उसका बचा खुचा वो प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो फर्म्स होती हैं जो अच्छा काम करती हैं, उनका प्रॉफिट बड़ा मोटा होता है। तो वहां पे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको पैसा अच्छा मिलता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिल रहा है? फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल रहा है। समझ रहे हो? तो आपने ये समझ लिया कि प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ लोग काम करते हैं जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और उनको जो पैसा मिलता है उसको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उनको जो पैसा मिलता है उनको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है जहां पर फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसकी स्पिनिंग हुई, फिर उसके बाद वीविंग हुई, उसके बाद उसकी डाइंग हुई, प्रिंटिंग हुई, उसको फिनिशिंग दी गई, और उसके बाद गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो ये टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बड़ा कुछ लगा। क्या लगा? लैंड लगा होगा, लेबर लगा होगा, कैपिटल लगा होगा, और एंटरप्रेन्योर जिसने ये खोला होगा वो भी लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और उनके बदले जो उनको पैसा मिलता है उसे हम फैक्टर ऑफ पेमेंट कहते हैं। इतना आपके दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं, वेरी स्लो स्पीड, पर आई होप कि आप चीजों को रियलाइज करते चल रहे हैं कि हाँ, एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक तो लैंड होगा, एक लेबर होगा, एक कैपिटल होगा, एक एंटरप्रेन्योर होगा, और इनको जो पेमेंट मिल रही होगी उसको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट कह रहे होंगे। ये दिमाग में आपके सेटअप ऐसा बनते रहना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन आपको अभी छोटे लेवल पर है, धीरे धीरे बड़े लेवल पर आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं, धीरे धीरे मैं आपसे डाउट पूछता रहूंगा, टेंशन मत लो। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं कि जैसे साइंस के मॉडल होते हैं, है ना, साइंस का छोटा सा पहले मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल में देखते हैं कैसे हो रहा है, फिर उस मॉडल अगर सक्सेसफुल है तो उसको फिर रियल लाइफ में हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो मॉडल सिंपल होते हैं, पर रियल लाइफ में जब हम डैम बनाते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो मॉडल क्या है? किसी चीज को पढ़ने के लिए, सिंपल स्टडी करने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। तो इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए एक मॉडल बनाया गया। उसमें ऐसा मान लिया गया कि मान लीजिए कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग हैं। एक फर्म्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, और एक हाउस होल्ड्स हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं। तो फर्म्स में जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो वर्कर्स होंगे, वो सब हाउस होल्ड्स भी हैं, साथ में उनकी एक फर्म भी है जिसमें वो काम कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए कि फर्म्स क्या कर रही होगी? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया तो फर्म किसको बेचेगी? क्योंकि इकोनॉमी में यही लोग हैं, तो इन्होंने बनाया, और बेचना किसको है? हाउस होल्ड्स को बेचा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज किसने किया? इन हाउस होल्ड ने किया। तो अगर मान लीजिए एक लेस का पैकेट 20 रुपए का है और 10 लेस के पैकेट जो हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहां पर कितना रुपए? 200 रुपए का एक्सपेंडिचर कौन करेगा? ये हाउस होल्ड करेंगे। तो एक्सपेंडिचर करके पैसा किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास जाएगा। लेकिन अब बात सोचे इस चीज को कि फर्म्स ने ये गुड्स एंड सर्विसेज, ये लेस का पैकेट प्रोड्यूस कैसे किया? तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा होगा, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगे होंगे। यानी यहां पर जो हाउस होल्ड होंगे, इन्होंने अपना फैक्टर सर्विस दिया होगा कहां पर? फर्म में। तो फैक्टर सर्विस क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जो सर्विस दी होगी उसे हम फैक्टर सर्विस बोल रहे हैं। तो सर्विस दी होगी, और आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में पेमेंट मिलेगा, तो फैक्टर पेमेंट आपको मिलेगा। तो मान लीजिए जितनी भी आपने सर्विस की, उसके बदले आपको पेमेंट मिला 200 रुपए का, एज अ कंबाइंड आपको 200 रुपए का पेमेंट मिला। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर ऑफ पेमेंट कंबाइंड कितना मिला? 200 रुपए का। तो जितना भी पेमेंट मिला उसने इन्हीं के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में स्पेंड भी कर दिए। तो अगर मैं कहूं कि आपको कि क्या फर्म ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू क्या स्पेंडिंग के बराबर है? जितना खर्च हुआ उसके बराबर है? यस। क्या वो इनकम के बराबर है? यस। तो जितना भी इनकम आया उतना ही एक्सपेंडिचर है, और उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है। एक सिंपल इकोनॉमी में अगर समझें तो अगर हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं, तो हाउस होल्ड्स ने कुछ काम किया फर्म्स में जाकर, उसके बदले उनको इनकम मिला, उनको फैक्टर पेमेंट मिला, और उस पेमेंट यानी उस पेमेंट के हिसाब से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की। तो ये फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उसकी डिमांड इन्होंने की, और इस डिमांड करने के बाद इन्होंने जब ये परचेज किया तो इन्होंने खर्चा किया, स्पेंडिंग की। तो क्या ये मैं यहां पर कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये तीनों बराबर होंगे? इतना भी दिमाग में रखना है आपको। तो सिंपल इकोनॉमी में ऐसा ही हो रहा होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीके से और समझ सकते हो। मान लो जो कि वर्कर्स का घर ये है, और एक घर एक ऐसा और है जिसमें किसका घर है? जिसने ये कंपनी बनाई है, फर्म्स बनाई है, तो उसका घर है। लेकिन ये सब हैं तो इंसानी ना भाई, है तो इंसानी ना, तो ये इंसानों की तरह यहीं तो रहेंगे। और अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो भी फैक्टर सर्विस दे रहा है, अगर लेबर्स हैं तो वो भी फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, और उन सबको फैक्टर पेमेंट मिल रही है।
और ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यही खा सकते हैं, तो अगर यही सब खा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन ये कर सकते हैं, तो यही स्पेंडिंग भी करेंगे इसके ऊपर। तो सब कोई बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है? तो यहां पर सिंपल इकोनॉमी में हमने समझा कि हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हैं, तो इनके बीच में एक्सचेंज कैसा हो रहा होगा, बस इमेजिनेशन करने के लिए हमने बात सोची कि अभी मान लेते हैं कि केवल हाउस होल्ड से फर्म से, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, कोई बैंक कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों हैं इकोनॉमी में, तो ये कैसे काम कर रहे होंगे? हाउस होल्ड्स यहाँ पर फैक्टर सर्विस दे रहे होंगे, जिसका बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिल रहा होगा, और ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिसको परचेज करने के लिए स्पेंडिंग कर रहे होंगे हाउस होल्ड्स। करेक्ट, इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि अगर थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करूं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, कि हर एक इकोनॉमिक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो हाउस होल्ड्स किस तरह से फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्म्स किस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमी में कौन कौन प्लेयर हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इस डिपेंडेंस को समझना है हमें। तो यहां पर हमने डिपेंडेंस को समझा केवल दो के पर्सपेक्टिव से, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन हमें ये समझना है कि ये तो बड़ा सिंपल हो गया। इकोनॉमी में तो ऐसा नहीं होता, इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट भी होती है, बैंक्स भी होते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करके समझना है। और याद रखिएगा, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, यहां पर एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, यानी हम ओपन इकोनॉमी नहीं है, तो हम किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। हमारा घर, हम सिर्फ अपने आप से बात करेंगे, घर हमारा इंडिया, और हमें बाहर से वालों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें उनसे कोई मतलब रखना ही नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमारे दिल के रास्ते बंद है, अब यहाँ पर कोई घुस नहीं सकता है। ओपन इकोनॉमी, हम बड़े खुले दिल के हैं, जो हमसे प्यार कर लेता है हम उससे प्यार कर लेते हैं, ऐसा ओपन इकोनॉमी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होगा, तो एक बार एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इकोनॉमी में होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे। और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर देखते हैं ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो, ध्यान लगाओ, और इसको आपको बनाना है। ऊपर वाला आपने आई होप बना लिया होगा, मेरे साथ साथ आपने ए बी सी डी वो करके बना लिया होगा, है ना? ओके, बनाते जाना, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं कि एकदम ही छोड़ देना। इसको बनाने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। इसको बनाने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो, क्योंकि ये बड़ा सिंपल होने वाला है। A4 शीट ले लो, उसको लैंडस्केप मोड में रख लो, और उसमें ये बनाना है आपको, पर पहले मुझे समझा देने दो। अच्छा, ये जो दोनों चीजें हो रही हैं, ये फर्म्स हैं और ये हाउस होल्ड्स हैं, इनके बीच में जो हो रहा था वही मैंने बना दिया है। ये हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विस दे रहे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर सर्विस दे रहे थे, जिनके बदले उनको फैक्टर पेमेंट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। जब भी मैं फैक्टर बोल रहा हूं, दैट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ है। दिमाग में बस ये रखना, इसलिए कह रहा हूं संभाल के रखना जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, जिनके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट मिला। हाउस होल्ड्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया, इसलिए उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ा। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन मतलब आपने कंज्यूम किया, खाया, और एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि आपने किस चीज को खाया? इस चीज को खाया, और इसमें खाने के लिए आपने उसको परचेज किया, इसलिए आपने खर्च किया, इसलिए एक्सपेंडिचर। तो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज किया, दैट मींस कि आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने खर्च किया, तो आपका क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्लोज इकोनॉमी में इतना तो आप समझ चुके हैं ऊपर वाले से। अब हम अगर दो लोगों को और इंक्लूड कर लें, एक है बैंक्स और एक है गवर्नमेंट, ये दोनों भी होंगे। तो बैंक्स और गवर्नमेंट को अगर इंक्लूड कर ले, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंक्लूड कर लें, तो कैसा दिखेगा? अब सोचो, उन सब चीजों को छोड़ो। अब ये देखते हैं कि ये जो हाउस होल्ड्स हैं और बैंक, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो आता था सीरियल, उसके हिसाब से समझते हैं इनके बीच का क्या रिश्ता है। जो हाउस होल्ड्स होते हैं, आम जीवन में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी सेविंग्स होती हैं कहां पर रखने जाते हैं? इनके यहाँ पर। तो बैंक में हम सेविंग रखते हैं, और अगर हमें पैसा बोरो करना रहता है तो कहां से बोरो करते हैं? बैंक से बोरो करते हैं। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हमारे बीच, यानी हाउस होल्ड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में रिश्ता कैसा होगा? सेविंग रखने का और लोन लेने का। यानी हम अपना जाकर डिपॉजिट करेंगे और बोरविंग करेंगे, यही दोनों चीजें कर सकते हैं, है ना? यही काम होगा। तो यहां पर इनके बीच का रिलेशन क्या बन रहा है? सेविंग एंड बोरविंग का। अच्छा, अगर इनके बीच का रिलेशन ऐसा बन रहा है, तो फर्म्स, जो एक एंटिटी, जब भी हम फर्म्स की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी एक एंटिटी के रूप में बात करती है ना? जोमेटो एक कंपनी है, उसकी खुद की एक लीगल एंटिटी है, वो अपने आप में एक इंसान है, एक एंटिटी है। तो ये जो फर्म है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच का क्या रिश्ता है? इनके बीच का रिश्ता एकदम सेम है। जो कॉर्पोरेट के पास जो सेविंग होती है, उनके पास जो पैसा बचता है, वो भैया बैंक में रखते हैं, और जब इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक से बोरविंग भी करते हैं, तो लोन भी ले लेते हैं। तो इनके बीच का रिश्ता क्या है? जैसा हाउस होल्ड्स के बीच का रिश्ता है, वैसे इनके बीच का भी रिश्ता है, तो सेम रिलेशन है। तो इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट सेविंग यहाँ रखी और पैसा जो है लोन से बोरो यहाँ पर कर लिया। आई होप कि आप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, ये तीनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं गवर्नमेंट को कर लेते हैं। चलो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट और हमारे बीच में क्या अंतर है?
हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, सिंपल सी बात है। तो हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बदले में क्या देती है? गवर्नमेंट बदले में सब्सिडीज देती है, हमें सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट बदले में हमें पेमेंट फॉर सर्विसेज। तो गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो हाउस होल्ड हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? पेमेंट ऑफ सर्विस किसको मिलेगी? यहाँ इनको मिलेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो पेमेंट फॉर सर्विस, तो गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सर्विस का पेमेंट कौन मिला? गवर्नमेंट ही तो करेगी। तो हाउस होल्ड्स ने टैक्स दिया, हाउस होल्ड को सब्सिडीज मिला, हाउस होल्ड को सर्विसेज मिलती हैं एंड पेमेंट मिलती है अगर उन्होंने कोई सर्विस दिया है, तो पेमेंट फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच का रिश्ता क्लियर हो गया। अच्छा, अगर सेम रिश्ता हम देखें फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में, तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर हम इनकम टैक्स भरते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, ये कंपनीज वाला टैक्स भरती हैं, तो इनका जो टैक्स है किसके पास पहुंचता है? गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। और गवर्नमेंट क्या करता है? इनको भी सब्सिडीज ऑफर करता है। और गवर्नमेंट क्या करता है? इनकी भी चीजों को खरीदता है। अरे गवर्नमेंट अलग से कोई चीज तो नहीं खरीद रहा ना। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को टेबल चाहिए, अगर चेयर चाहिए, तो गवर्नमेंट भी तो इन्हीं कॉर्पोरेट के पास जाएगा कि तुम चेयर एंड टेबल का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मुझे भी दे दो। तो गवर्नमेंट अलग से कोई काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी इनसे जाकर काम कर रहा है। दैट मींस कि फर्म्स की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको परचेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। सब्सिडीज भी कौन ऑफर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। ये ठीक है। तो अब आपको चार चीजें क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इन दोनों का रिश्ता कैसा है? सेविंग एंड बोरोविंग का। सेविंग एंड बोरोविंग का। गवर्नमेंट के पास कैसा रिश्ता है? टैक्सेस देने का, और गवर्नमेंट इनको बदले में सब्सिडीज देगी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिलेशन अभी भी बच जाता है कि ठीक है, इनका समझ में आ गया, इन सबका समझ में आ गया, लेकिन गवर्नमेंट का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनका क्या रिश्ता है? तो गवर्नमेंट और बैंक का क्या रिश्ता होगा? अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है गवर्नमेंट भी कहां रखती होगी? बैंकों के पास। तो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सेविंग होती है वो किसके पास जाती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। और गवर्नमेंट को जब भी पैसा बोरो करना होता है तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोलता है कि जाओ पैसे लेकर आओ। आरबीआई जाता है बैंकों के पास। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके देता है, एक पेपर होता है जिसमें गवर्नमेंट कहता है कि मैं तुमसे इतना पैसा लेना चाहता हूं, इसको ले लो और इतने इंटरेस्ट पे मैं तुम्हें चुका दूंगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है ताकि पैसा बोरो कर सके। तो पैसा बोरो करने के लिए बैंक के पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाता है और बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट को पैसा दे देता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बैंक, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने भी क्या किया? सेविंग रखा और लोन लिया। तो मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सब काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसा है? डिपॉजिट करना और लोन लेना। और हमें ऐसा लगता है कि बैंक तो अभी भी हमेशा यही काम करता है। तो फिर नया क्या? नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं तो आपको सिंपल इकोनॉमी समझा रहा हूँ। इकोनॉमी वही है जो हम अगल बगल देखते हैं, यही हम देखते आ रहे हैं, यही होता आ रहा है और यही चीज हम देख रहे हैं अपने सामने। तो हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या रिश्ता है? हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमने अपनी सर्विस दी तो हमको पेमेंट मिला, अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, आईफोन प्रोड्यूस किया, हमने उसको परचेज कर लिया तो हमने एक्सपेंडिचर कर लिया, उनके गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया। अच्छा, हमारा जो पैसा है कहां पर रखते हैं? हम बैंक में रख देते हैं। बैंक से लोन चाहिए तो हम चले जाते हैं। ऐसी कंपनियां भी करती हैं, ऐसा गवर्नमेंट भी करता है। सिंपल, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ये रहा आपके साथ चार्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बना लो। अब कोई समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी डाउट। अब इसी चीज को दोबारा बनाना है A4 शीट में दूसरी साइड, लेकिन हम यहाँ पर ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे। हम यहाँ पर ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर को भी हम इंक्लूड करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेट्स इंक्लूड एक्सटर्नल सेक्टर। हम कर सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड, लेट्स डू दैट। आ जाओ, ये रहा ओपन इकोनॉमी का चार्ट। यहां पर बाकी सब वैसा का वैसा है। एक्सटर्नल सेक्टर आने की वजह से बाकी के जो रिलेशन है वो इंपैक्ट नहीं होंगे। ये तो कहोगे, मानो कि आपका घर चल रहा था, जैसे अब घर में आपकी बेटी की शादी हो गई है और बहू ने एंट्री मान ली है, वो बहू है एक्सटर्नल सेक्टर। सिंपल सी बात है। यानी माँ बाप का, माँ बेटे का जो रिश्ता था, जो पापा का बेटे का रिश्ता था, वो सब चेंज नहीं हो रहा है, बस एक रिश्ता जो है वो नया कायम हो रहा है एक्सटर्नल सेक्टर से। और वो रिश्ता कैसे कायम होगा? सुनो, तो एक्सटर्नल सेक्टर का रिलेशन हाउस होल्ड से कैसा होगा और फर्म से कैसा होगा? तो कंपनी से कैसा रिश्ता होगा एक्सटर्नल सेक्टर का? भाई कंपनीज जो है कुछ अपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रही होंगी, कुछ इंपोर्ट कर रही होंगी। तो इंपोर्ट जब कर रही होंगी तो पैसा देना पड़ रहा होगा, जब एक्सपोर्ट कर रही होंगी तो पैसा उनके पास आएगा। उसी का जो पेमेंट है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, उसका जो भी इंपैक्ट होगा वो यहां पर फील होगा। इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? भाई गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रिश्ता है। सिंपल सी बात है। तो क्योंकि हाउस होल्ड जो होते हैं वो तो सामान नहीं बेच रहे ना अपना, सामान जो अगर कोई बेचेगा वो तो फर्म्स होंगी ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड तो बेचने नहीं आएंगे। हम और आप थोड़े ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं किसी चीज का। हम कोई कंपनी बनाएंगे, वो कंपनी ये काम करेगी। तो फर्म्स आर डूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इनके बीच का रिलेशन ये हो गया। अगर हाउस होल्ड के बीच का रिलेशन देखें एक्सटर्नल सेक्टर ना हाउस होल्ड, तो यहां पर क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अब यहाँ पर दो चीज समझना, इस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं ओपन इकोनॉमी जब आपको पूरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डू नॉट वरी, जस्ट ट्राई टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि जो रेजिडेंट है उस कंट्री का, रेजिडेंट का मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर डेज से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर इंडियन रेजिडेंट है तो उसको 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहेगा तो उसे हम इंडियन रेजिडेंट बोलेंगे। यानी वर्ल्ड पर कहीं पर भी हो किसी भी समय, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह रहा है दैट मींस कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो ऐसे फॉरेन के जो रेजिडेंट होंगे वो इंडिया में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अरे फॉरेन का कोई यूएसए का बंदा है, वो 182 डेज से ज्यादा यूएसए में रहता है, पर बाकी दिन तो इंडिया में रह सकता है ना, बिल्कुल रह सकता है। ऐसे इंडिया में कुछ लोग जो है 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन बाकी समय यूएसए में रह सकते हैं। यस, वो रह सकते हैं, लेकिन वो है इंडियन रेजिडेंट। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। अब सोचो कि मैं जो है मान लीजिए पढ़ाता हूं, जब मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं यूएसए गया और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने बढ़िया सा एक अच्छा सा वहां की सिविल सर्विसेज के बारे में खूब बढ़िया बोला और उन्होंने मुझे पेमेंट दी, वो पेमेंट लेकर मैं इंडिया आया। क्या ये रेमिटांस है? आंसर इज नो, रेमिटांस इज डिफरेंट। रेमिटांस है जब नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को पैसा भेजता है तो रेमिटांस है। अभी क्या हो रहा है, मैं रेजिडेंट ही हूं, पैसा कमाकर बस बाहर से लेकर आ रहा हूं, तो मैं तो रेजिडेंट ही हूं। यानी मैंने क्या की, इनकम कमाई फ्रॉम अब्रॉड और लेकर कहां पर आया, इंडिया में। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। और अगर जस्ट उल्टा कर दो कि वहां पर बाहर के लोग आए होंगे, इंडिया में उन्होंने परफॉर्म किया होगा, कथकली किया होगा और उनको पैसा मिला होगा, वो अपने घर लेकर गए होंगे। तो इन दोनों का जो मिला जुला इंपैक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हाउस होल्ड के साथ क्या हो रहा होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। समझ गए? यहां पर नॉन रेजिडेंट नहीं है, ये रेजिडेंट के बारे में बात हो रही है। तुम हमेशा गलती यही करोगे जब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी। आज तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, जब मैं और आगे चल के चीजें कनेक्ट करवाऊंगा तो एकदम लास्ट में जब ये कोर्स खत्म होगा तो आपका दिमाग एकदम शुद्ध, प्योर क्रिस्टल क्लियर होगा, ऐसा पानी जिसकी सतह तक आप नीचे तक देख पाओगे। बहुत डीप पानी होगा, बहुत गहराई होगी आपके कॉन्सेप्ट में, थॉट में, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि आपको नीचे की सतह भी दिखेगी, इतनी क्लैरिटी होगी। पर आपको समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी क्लैरिटी आएगी कैसे, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़कर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मैं बाहर गया, काम किया, पेमेंट लिया, घर आ गया, यानी हूं तो इंडिया का ना, तो बाहर से पैसा इंडिया लेकर आ गया। लेकिन यही लोग, मान लीजिए कि ब्रेटली है, इंडिया खेलने आया, उसको इंडिया ने पैसा दिया और वो चला गया, तो मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, इंडिया से कितना पैसा बाहर चला गया, इन दोनों का जो मिला जुला इंपैक्ट है उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। फिर मत चिल्लाना, अभी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एकदम क्लियर करने के लिए तैयार हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आया? तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा, हाउस होल्ड्स के बीच का रिलेशन जो होगा वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रिश्ता है। ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूरी बातें हो गई। तो अगर आप देखो तो ये ओपन इकोनॉमी का डायग्राम में बस आपको क्लोज इकोनॉमी में एक सेक्टर इंक्लूड करना है, एक बहु इंक्लूड करनी है, वो बहु है एक्सटर्नल सेक्टर। उस बहु का रिश्ता जो है फर्म के साथ कैसा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, हाउस होल्ड्स के साथ कैसा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला रिश्ता। ये बना लिया आपने, ये बना लीजिए, पूरा बना लीजिए। तो वही चीज है, बस उसमें एक्सटर्नल सेक्टर आपको ऐड करना है। तो आपको क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में कैसा कैसा हो रहा होगा, ये जो इंडिविजुअल हैं, ये जो लोग हैं, जो एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट हैं, इनके बीच का रिश्ता क्या है। अगर रिश्ता समझ लोगे तो समझ लोगे कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। पहले समझ में आना चाहिए ना कि लूडो के गेम में 4 प्लेयर हैं, उसके बाद वो लूडो कैसे खेल रहे हैं, तो 4 प्लेयर तो होना चाहिए ना। तो वो 4 प्लेयर हैं, ये फर्म्स, हाउस होल्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। और पांचवा कौन है प्लेयर, एक्सटर्नल सेक्टर। ओपन इकोनॉमी में इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, आई होप कि शुरुआत स्लो है पर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ रहे हैं। हाँ रमनप्रीत, पूछो पूछो, इसीलिए लाइव है, पूछो। सर ये सामने आके सर ये नेट फैक्ट सर ये क्वेश्चन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से है। स्टूडेंट्स किन में आते हैं सर? जो स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ने जाते हैं और वो वहाँ पे स्टडी के साथ काम भी करते हैं, लेकिन एक दिन तो वापस आते ही है ना, तो वो हाँ, तो कहाँ अगर वो 182 डेज से ज्यादा अगर वहीं रहते हैं तो वो रेजिडेंट ही नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट हैं अब, है ना। तो डिपेंड करेगा वो कितने दिन रहते हैं। अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहते तो इंडिया के रेजिडेंट है। अगर वो कमाकर फिर पैसा लेकर आ रहे होते तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में काउंट होता। ठीक है,
अगर वो वहीं रह रहे हैं, वहीं खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो वहीं रह रहे हैं, पैसा कमाकर इंडिया भेज रहे हैं, तो वो रेमिटांस होगा, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को, अपने माँ बाप जो रेजिडेंट है उसको पैसा ट्रांसफर किया। ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और आएगी, टेंशन मत लो। ओपन इकोनॉमी में मैं इसी चीज को दोबारा यहीं पर तुमको लाकर फिर से कनेक्ट करवाऊंगा। मैं हर चीज कनेक्ट करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, मैं यही हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके रमन, ठीक है, अपना हैंड लोअर कर लो। आगे चलें, यहां तक एकदम बैलेंस्ड रूप में आपको समझ में आया? हाँ अंचित पूछो। सर जो फॉरेन सामने बैंक, आके, सामने आके। सर जो इंडिया में फॉरेन बैंक्स हैं उनका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर के साथ? उनका फॉरेन बैंक है ना, वो तो इंडिया में है ना अभी। नहीं, जो तो बाहर के बैंक इंडिया में वो भी गवर्नमेंट को कुछ दे रहे होंगे ना? तो बाहर के बैंक होंगे तो वो भी, तो बाहर के बैंकों में भी गवर्नमेंट अपना सेविंग कर सकती है। बैंक है, कोई भी बैंक हो, हमें कोई मतलब नहीं, सारे बैंक। तो वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मतलब? क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक तो इंडिया में ही है ना, कहीं और तो नहीं है, वो इंडिया में ही है ना, तो इंडिया में जो भी है तो वो काउंट होगा। ओके, वो पीपल के साथ है। हाँ, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कैसा भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझ में आया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से घूम घूम के चल रही है, पूरी इकोनॉमी में इनकम कैसे 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 दौड़ रही है, और जो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनके बीच में रिश्ता क्या है, इंटरडिपेंडेंस कैसा है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में कैसा है, ओपन इकोनॉमी में कैसा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हो जाए कि जो आपको पेमेंट मिला, मान लीजिए मैंने काम किया किसी कंपनी में, जो मुझको पेमेंट मिला और मैंने जितना खर्चा किया, मान लीजिए 100 रुपए का पेमेंट मिला, खर्चा मैंने 80 रुपीज का किया, तो क्या मैंने कुछ सेविंग कर ली? तो 20 रुपए की सेविंग हो गई। तो सेविंग है क्या? आपको फैक्टर पेमेंट कितना मिला और आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सेविंग बोलेंगे। तो सेविंग इज नथिंग बट फैक्टर इनकम कितनी आई और आपने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया। तो सेविंग इज फैक्टर इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफर पेमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी, पहले ट्रांसफर पेमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट इज वन साइड पेमेंट। मान लीजिए कि आपने मुझे अभी फीस दी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब दैट इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। क्यों? समझो इस चीज को पहले। ये ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुझे कुछ दिया और उसके बदले में मैंने आपको सर्विस दी। लेकिन अभी तक अगर मैं आपको सर्विस दे रहा था यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, दैट इज वन वे ट्रांसफर। वन वे, आप मुझे कुछ दे नहीं रहे थे, अपना प्यार, सपोर्ट, लव उन सबको हटा दें तो आप मुझे कुछ वैसे नहीं दे रहे थे मॉनेटरी टर्म्स में जिसके लिए मैं सर्विस करता, आपको सर्विस देता। लेकिन मैं वो वन साइड था, मैंने आपको अपने आप से दे रहा था बिना आपके कुछ लिए, दैट इज वन साइड पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, आपको सब्सिडी दी, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लेते समय आपसे ये नहीं कहा था कि मैं आपके टैक्स लेंगे तो मैं आपको सब्सिडी दूंगी ही दूंगी। तो सब्सिडीज आर द ट्रांसफर पेमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जब आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो गवर्नमेंट ने ये नहीं आपसे, गवर्नमेंट से आपने ये नहीं कहा कि टैक्स दिया है तो ये मेरे लिए करो, मेरा घर जरूर बनवा देना, ऐसा नहीं बोला आपने। टैक्स दिया गवर्नमेंट, उसका कुछ भी करेगी, पूरा वेलबींग के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, सोशल स्ट्रक्चर के लिए कुछ भी करेगी वो। लेकिन आप कोई पर्टिकुलर काम के लिए पैसा नहीं दे रहे उनको कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा, घर बनवा देना, पैसा दिया तुमको मैंने, ऐसा नहीं कह सकते तुम उसको। तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर ट्रांसफर पेमेंट। मैंने तुमको 2 लाख रुपए दे दिया ऐसे कि जाओ ले जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, दैट इज ग्रांट। पैसा दे दिया, भूल गया, ऐसा नहीं कि तुमसे इंटरेस्ट वापस लेना है प्रिंसिपल के साथ, नहीं, पैसा दे दिया, जाओ घूमो। इसका मतलब क्या है कि तुमसे बिना किसी चाहत के हमने तुम्हें दे दिया। इसे हम बोलते हैं कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। वन साइडेड लव इज ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना। शाहरुख खान का डायलॉग याद रखना, हर चीज याद हो जाएगी। वन साइडेड पेमेंट। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो इस गवर्नमेंट को जो आपने टैक्सेस दिए, दिस इज वन ट्रांसफर पेमेंट। जो सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी आपको, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। तो टैक्सेस, सब्सिडीज जो हो गई, ग्रांट जो हो गया, पेंशन जो हो गया, रेमिटेंसेस जो हो गए, दैट आर व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट। तो आपका बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई कर रहा है और उसने पैसे कमाए और आपको भेजा, उसका मतलब क्या है कि आपको रेमिटेंस आया। तो रेमिटेंस किसी के बदले में थोड़ी ना आया कि पेरेंट्स ने मुझे अभी कुछ कहा, उसके बदले मैंने पैसा दिया। तो पेरेंट्स ने जो किया सो किया अपना, उसके बाद आपने अपने आप पैसा भेजा। तो जो रेमिटेंस आता है इंडिया में, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। पेंशन क्या है कि गवर्नमेंट आपको ओल्ड एज में पेंशन दे रही है, पैसा दे रही है, गवर्नमेंट को बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आपने जो करना था कर दिया, आपसे प्रॉमिस नहीं किया था गवर्नमेंट ने कि आप ये करेंगे तो पेंशन दूंगी, पेंशन आपको मिल रही है आराम से।
तो पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया, टैक्सेस हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, इसे हम ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये जूम यूजर जो भी हैं इनको एडमिट कर लेता हूं, लेकिन आप अपना नाम चेंज कर लीजिए भाई, जूम यूजर। ठीक है, तो आप ट्रांसफर पेमेंट समझ गए, बहुत अच्छी बात है, आप सेविंग समझ गए। अब एक चीज और होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मेरा पहला प्यार है टीचिंग, मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे दूसरा था ईटिंग, खाना बहुत पसंद है। तो अगर मैं अभी इस समय पिज्जा मंगाकर खा रहा होता, अगर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, तो क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पिज्जा नहीं खा पा रहा हूं। दैट पिज्जा इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू हैव एंड यू आर नॉट डूइंग दैट। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है आपका। आपका जो पहला अल्टरनेटिव है वो आप काम कर रहे हो, सेकंड वाला काम आप नहीं कर रहे हो, तो सेकंड वाला जो लूज कर रहे हो वो क्या है? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अभी आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, मुझसे यहाँ पर आप एजुकेशन ले रहे हो, अगर आप ये काम अभी नहीं कर रहे होते तो घर में क्या कर रहे होते बैठे? आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? वो आप इस समय लॉस कर रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो? अभी टीचिंग ले रहे हो। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव को चूज किया तो आपको सेकंड जो है वो आपको जाने देना पड़ेगा। तो वो उस वाली मूवी में कहते हैं ना कि दीपिका पादुकोण कहती कि कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, है ना? वो कौन सी मूवी है, जो भी मूवी है, तो कुछ भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक काम एक समय पर करोगे, बाकी सब छूट जाएंगे। तो जो भी सेकंड वाला छूट रहा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर पहला आप नहीं कर रहे होते तो सेकंड जरूर कर रहे होते आप। तो अगर मैं सोचो इस चीज को इकोनॉमिक टर्म्स में, अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे हाथ में पैसा है ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मैं अपने हाथ में ही पैसा रख लूं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करूं, तो बैंक से जो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है मैं वो लॉस कर रहा हूं। तो बाय होल्डिंग दिस फिजिकल मनी आई एम लूजिंग माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। समझ गए? यहां तक क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? शिवम कंप्लीट हो जाने दो, तो उसके बाद पूछना, है ना? जब तुम्हारा सवाल कंप्लीट ना हो तब पूछना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर मैंने अपने हाथ में पैसा होल्ड किया, उस पैसे को होल्ड करने के बाद अगर मैं, क्योंकि मैंने होल्ड कर लिया ना, पहला अल्टरनेटिव जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अगर मैं एक नहीं करता तो मैं क्या करता? मैं बैंक जाकर डिपॉजिट करता, इंटरेस्ट मिलता। तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस केस इज माई इंटरेस्ट, दैट इज आई एम मिसिंग by not depositing this money to the bank. I hope you are understanding what is opportunity cost. The second best alternative, the cost of sacrificing the second best alternative is called opportunity cost. अब लिख लो ये सारी चीजें, आपको opportunity cost समझ में आ गई, ट्रांसफर पेमेंट समझ में आ गया, सेविंग क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इकोनॉमी में चल क्या रहा है ये समझ में आना चाहिए, एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, एक इमेजिनेशन क्रिएट होना चाहिए। इकोनॉमी इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। जो मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया है वो आपकी डेली लाइफ से अलग नहीं है। आप इस चीज को रियलाइज करते रहो साथ साथ में, कि मैंने कुछ आपको बहुत बड़ा तोफ नहीं बता दिया कि अलग से ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है। अरे वही बताया है जो एक्चुअल में हो रहा है। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तुम्हें लोन ले सकते हो, वही बोला, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, बस हाँ कुछ ऐसा डायग्राम बनाकर आपको दे दिया तो आपको लग रहा है बड़ा इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल वाली बात नहीं है, ये आपके साथ हो रहा है, पर आप इस चित्र को ऐसा पिक्चर मत बनाइएगा, इसको अपनी मेमोरी में, दिमाग में बनाइएगा कि हाँ ऐसा इकोनॉमी में हो रहा है, इसीलिए चीज आपको बताई गई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट यूनिट। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है। फर्स्ट यूनिट इज जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आप शुरुआत करने जा रहे हैं इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद कि जीडीपी क्या होती है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है, अभी आप लिखना मत, मैं समझा दूं कि जीडीपी क्या होती है तब लिखना शुरू करना। मुझे नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा। अच्छा, मैं देखता हूं कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा। मान लो ये मेरा घर है, बहुत सुंदर घर है, और ये मेरी फील्ड है जो यहाँ पर रेड से है, ये मेरी फील्ड है, ये मेरी फील्ड है, मुझे बाकियों का नहीं पता ये किनकी फील्ड है, और बाकी कोई है नहीं। मान लो कि बस ये मेरा घर है और कोई है नहीं, इस पूरी टेरिटरी में बस मेरा ही कब्जा है, ये मेरा अलग से नेशन है जिसको मैं इंडिया बोलता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहता हूं, मेरे पापा रहते हैं, मेरी मम्मी रहती है। पापा मम्मी क्या करते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, लेट्स से राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइस का, वाटर गजलिंग क्रॉप, खूब ढेर सारा पानी यूज कर हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एक गुड मतलब क्या हो गया भाई, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन साथ में मैं घर के अंदर बैठकर टीचिंग भी दे रहा हूं आपको, यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं उसके, तो मैं सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। मान लीजिए कि घर में अंदर बैठकर मैं आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं।
तो यहाँ पर राइस जो है, आपको राइस का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं आप और सर्विस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। इस घर के अगर मैं बोल दूं कि ये टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी के भीतर दो चीजें हो रही हैं। एक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, और एक सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूं सबको। तो सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मींस कि उससे भी पैसा आ रहा है। तो अगर मैं राइस को सर्विस से जोड़ूं कैसे? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने टीचिंग दी और राइस प्रोडक्शन किया, तो दोनों को मॉनेटरी टर्म्स में जोड़ूं कैसे? मॉनेटरी टर्म्स में जोड़ना है तो मनी को इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से मैंने मनी से राइस का जो प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू है 12 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस उसकी वैल्यू है। और जो मैं सर्विस आपको दे रहा था, मान लीजिए पर मंथ मुझको 50,000 रुपीज आपने दिए, तो मान लीजिए पूरे साल का मुझको आपने 6 लाख रुपीस दिया। ओके, तो सर्विस को हमने मॉनेटरी टर्म्स में जोड़ लिया, राइस को हमने मॉनेटरी टर्म्स में जोड़ लिया। अब मैंने देखा कि पूरे साल में मैंने किया क्या, मैंने पूरे साल में 20 लाख रुपीस की वैल्यू क्रिएट कर दी। तो क्योंकि मैंने राइस को क्वांटिटी में किया, उस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसका वैल्यू लगाया। आपने सर्विस, मैंने पूरे पर मंथ आपने मुझको 50,000 रुपीस दिए, उसकी वजह से पूरे साल में आपने मुझे 6 लाख रुपीस दिए। तो दोनों की वैल्यू को मैंने जोड़ लिया। दोनों की वैल्यू को जोड़ने के बाद मेरे पास 20 लाख रुपए, यानी एक साल में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज से कितनी मैंने वैल्यू क्रिएट की? मैंने 20 लाख रुपीस की वैल्यू क्रिएट की। दैट इज माई प्रोडक्शन। इतनी गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने प्रोडक्शन किया। अरे प्रोडक्शन किया तभी तो वैल्यू आई, क्या वैल्यू कहीं अलग से आ गई? मैंने प्रोडक्शन किया इसलिए वैल्यू आई। तो राइस का प्रोडक्शन किया, सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, इसलिए वैल्यू क्रिएट हुई। तो मैंने अपनी टेरिटरी के भीतर राइस का प्रोडक्शन किया और सर्विस का प्रोडक्शन किया, तो दोनों की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में जोड़कर मैंने ये वैल्यू क्रिएट कर ली। ठीक है, अब यहां पर बात समझिए, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर ये वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तो नेशन के लेवल पर भी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो अगर इंडिया एक नेशन है, तो अगर इंडिया में जैसे मेरा घर है, ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों का घर होगा और सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा होगा, कोई सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा होगा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो जैसे मेरे घर की बाउंड्री है, वैसे इंडिया की भी बाउंड्री होगी। लेट्स गो टू दैट बाउंड्री। मान लीजिए अगर ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, तो ये मेरा इंडिया महान, ये भारत देश है, और इसकी बाउंड्री ये है, ये इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के भीतर क्या हो रहा होगा? इस बाउंड्री के भीतर भी दो ही चीजें हो रही हैं। क्या? या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या तो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी हो सकता है कि फार्मर जो है वो पोटैटो का, व्हीट का, राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, साथ में नाई आपके बाल काट रहा है, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, इंजीनियर आपके घर बना रहा है, टीचर आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन इंपार्ट कर रहा है, यानी सर्विस दे रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं पूरे इंडिया में इस टेरिटरी के भीतर केवल इन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ लूं, तो जितनी टोटल वैल्यू आ जाएगी उसे मैं कहूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, अब यहां पर एक चीज और समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम ऐसा कह क्यों रहे हैं भाई? इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा? ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कुल मिलाकर पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल थिंग्स। ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर में, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर। इसलिए मैंने आपको बोला कि भारत की बाउंड्री के भीतर। क्यों? क्योंकि मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं। और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो आपने प्रोडक्शन किया है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर आपने कुल कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू कितनी है, और किसी भी एक साल में, है ना। अगर मैंने आपको पूरा भी बताया कि मेरे फार्म हाउस में क्या हो रहा है, पूरे एक साल में मैंने 20 लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट की, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैंने वो काम किया। तो एक साल में भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The total final value of goods and services that has been produced within the domestic territory of a nation in 1 year is called as gross domestic product. समझ आई बात? इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया, जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपने अपने घर के एग्जांपल समझा। तो आपके घर में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सकता है, तो अगर उन्हीं सभी घरों को मैं जोड़ लूं पूरे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट, कुल मिलाकर कितना कुछ हो रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, ये प्रोडक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हो रहा होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। तो चाहे गुड्स का प्रोडक्शन करो, चाहे सर्विस का प्रोडक्शन करो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो काम में आएंगे, यही प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है, जो ये वैल्यू क्रिएट हो रही है, कर कौन रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है, समझ गई बात? तो आप यहां पर लिख सकते हो
कि व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब लिख लो द टोटल वैल्यू ऑफ all final goods and services produced in domestic territory of an economy in an given accounting year is called gross domestic product। इसको मैं और अभी माइक्रो लेवल पर ब्रेक डाउन करके और समझाऊंगा, एक पर्टिकुलर टर्म्स को समझाऊंगा, पर एक समय आने पर। अभी जितना मैंने समझाया उतना क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। जिस तरह से मैं इमेजिन करवा रहा हूं उतना इमेजिन करना, उतना फील करके पढ़ना। आगे चल के आपके सब दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ भी नोट डाउन करने की कोशिश मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप। हाँ साहिल, सामने आओ पहले, बार बार नहीं कहूंगा और हाथ नहीं उठाने, मैं अनम्यूट नहीं करूंगा आपको। हाँ ओके सर, जो रेंट से इनकम कमाते हैं तो जीडीपी में आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर रेंट से इनकम कमा रहे तो रेंट, लैंड सर्विस दे रहा है ना, तो लैंड के लिए रेंट मिल रहा है, आएगा। ओके ओके ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services produced in domestic territory of an economy and in given accounting year is called gross domestic product। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी आप अपनी पोटेंशियल में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल है कि दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं और आप अभी पढ़ रहे हो 8 घंटे, 8 आवर्स पढ़ रहे हो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी अलग अलग टर्म होंगे, लेकिन अलग अलग टर्म्स, बस सिर्फ अंतर क्या होगा पोटेंशियल में। तो मान लीजिए अभी इंडिया की जीडीपी है, मान लेते हैं कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारे पास, इतनी जीडीपी है। $3 ट्रिलियन की मतलब कि इतना वैल्यू है पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक साल में हमने भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया है, उसकी वैल्यू है $3 ट्रिलियन। ठीक है, मैं समझ गया, इतनी वैल्यू क्रिएट किया आपने। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इससे मैं 3 ना करके मैं 5 कर सकता था, लेकिन मैं अभी 3 कर पा रहा हूं, मेरे 5 नहीं कर पा रहा। मेरी कैपेसिटी थी कि मैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इफिशिएंटली यूज करके मैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता था। दैट मींस कि जो मैं कर सकता था अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर पूरा 100% यूटिलाइज करके, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। तो व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? ये जीडीपी जो है, ये तो अभी जिस लेवल पर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करे उसके हिसाब से आपने जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर दिया, ये जीडीपी हो गई। लेकिन कितना कर सकते थे, वो क्या है? वो पोटेंशियल जीडीपी, वो है पोटेंशियल जीडीपी। समझ आई बात? तो पोटेंशियल जीडीपी में क्या दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों समझ में आया आपको? व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल जीडीपी है क्या? हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लीजिए आप। तो अपने जितना भी लेबर और कैपिटल है उसका प्रॉपर यूज करके हम कितनी मैक्सिमम जीडीपी क्रिएट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन रेट को कांस्टेंट रखकर हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे जीडीपी पोटेंशियल। तो सिंपल लैंग्वेज में, जो आज हम काम कर रहे हैं 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आपका पोटेंशियल है 12 घंटे का, आप पढ़ रहे 8 घंटे रहे हो, तो ये जो गैप आया ये क्या है कि आपके पोटेंशियल में गैप है। तो जीडीपी का जो पोटेंशियल है और एक्चुअल जो जीडीपी इस समय है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है जीडीपी गैप, वो है जीडीपी गैप। समझ गए? इतना क्लियर है आपके दिमाग में? तो जीडीपी पोटेंशियल क्या है? जो पोटेंशियल हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग आर लेबर एंड कैपिटल इफिशिएंटली, अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल को हम अच्छे से यूज करके 100% इनकी इफिशिएंटली यूज करके जो मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल जीडीपी। तो जब भी आज से जीडीपी सुनाई दे, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ, भारत की टेरिटरी के भीतर इतना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा होगा, इसलिए भारत की जीडीपी इतनी है। अगर हम अचीव करना चाहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दैट मींस कि हमारा गोल है कि हम इस जीडीपी को और बढ़ाएं और ज्यादा प्रोडक्शन करें गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए पहले। अब डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। सब लोग सामने आ जाओ, और जो नहीं आएगा मैं हटा दूंगा। एंड explain its determinants. Defined potential GDP and explain its determinants. Full stop. What are the factors that have been inhibiting India, inhibiting India from realizing its potential GDP, from
realizing its potential GDP. 250 words, मेंस 2020 2020 का मेंस का सवाल है. Defined potential GDP and explain its determinants. What are the factors that are responsible? What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया अपने पोटेंशियल जीडीपी को अचीव नहीं कर पा रहा? ठीक है, हिंदी में बता दूं आपको कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, इसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी? Jyoti Sharma, define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? आपके पास 15 मिनट है, 7.5 मिनट नहीं, 15 मिनट है. अपनी कॉपी में 250 वर्ड्स लिखना शुरू करें. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एक 2 मिनट और हैं. ठीक है, ठीक है, डन डन है ना. काफी टाइम मिल गया आपको. इतना टाइम यूपीएससी बिल्कुल नहीं देगा. आपका पहला आंसर है, इसलिए कितना भी टाइम लो चलता है. कुछ तो लिखा होगा, है ना सब लोगों ने. चलो मैं पूछता हूँ, निधि राणा, आपने क्या लिखा है? सामने आ जाओ, बताओ क्या लिखने की कोशिश की आपने? निधि, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. सामने आइए, बताइए क्या लिखना आपने. सो फर्स्टली मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी. किसकी? पोटेंशियल जीडीपी की. पोटेंशियल जीडीपी की. फिर क्या लिखा आपने डेफिनेशन में? सो फर्स्टली मैंने लिखा है जीडीपी रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा. फिर सर देन लिखा है द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी over a period of time is now as the potential GDP. तो आपने जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी दोनों को डिफाइन कर दिया. अच्छा, सर ठीक. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है. अच्छा, सर देन मैंने यस सर देन मैंने लिखा है पोटेंशियल जीडीपी के बारे में, जैसे सस्टेनेबिलिटी इज द की कांसेप्ट इन एवरी इकोनॉमी. और सर देन डिटरमिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी में इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड फैक्टर आउटपुट. और सर मैंने इसको डेफिनेशन नहीं लिखी है इसकी. उसके बाद सर फैक्टर्स, देन सर फैक्टर्स लिखे हैं. लो प्रोडक्टिविटी, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये आपने पॉइंट्स मेंशन किए. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी देखते हैं और पूछते हैं हम. भी सबसे सिंपल सवाल यही है कि डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. पोटेंशियल जीडीपी, क्या इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो भारत को, इंडिया को अपने पोटेंशियल जीडीपी को रियलाइज करने से रोक रहे हैं. सिंपल सा सवाल है. तो आपके आंसर के 3 पार्ट होने चाहिए. पोटेंशियल जीडीपी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. अच्छा किया, बहुत लोगों ने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया. इट्स गुड टू एक्सप्लेन, है ना. आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है. और मैं तो कहता हूं कि इंट्रोडक्शन में ही फ्लेवर दे सकते हो कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो. एक जो एक्स्ट्रा चीज जो आप कर सकते हो, वो आप उसी चीज में फ्लेवर क्या डालोगे कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो. तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है, एंड दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट आर प्रोहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम अचीविंग इट्स जीडीपी. तो आप बोल सकते हो कि अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं जो बॉडी में आप एलोबरेट करोगे, उन पॉइंट्स को हिंट के रूप में आप ड्रॉप करोगे इंट्रोडक्शन में. That will make your introduction better. 3, 4, 5 लाइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है, वो 3, 4 लाइन ऐसी दिखेंगी,
उसके बाद बॉडी, एक लाइन छोड़कर बॉडी शुरू होगी। अच्छा लगेगा वो कि आपने इसके साथ साथ अपने पोटेंशियल को अचीव क्यों नहीं कर पा रही इंडिया, उसके पॉइंटर्स आपने धीरे से छोड़ दिए हैं जो एग्जामिनर की नजर में आएंगे। फिर उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर सकते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हो कि लेबर का क्या हालत है, कैपिटल का क्या हालत है, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन आप लेबर और कैपिटल के बारे में बात कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है, यानी हमको बेसिकली अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव करना है, तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्शन को अचीव करने से रोके वही फैक्टर्स हैं, जो हमें प्रोडक्शन को रियलाइज करने से रोके उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो अब सोचो यहाँ पर कि हमारा प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन ना बढ़ने का रीजन बहुत है। पहला रीजन ये है कि हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए ये पॉइंट अभी मेंशन नहीं कर सकते हो आपको, क्योंकि पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन ये आगे चल के जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है क्या, कि हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो अगर हमें ज्यादा पैसा लगाने पड़ेगा छोटी सी चीज को बनाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम होगा। आप सिंपल सोचो इसको, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है मुझे नहीं पता, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो 1% आउटपुट को बढ़ाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। लेट्स से मुझे अगर एक लेस का पैकेट और बनाना है तो मुझे 5 रुपए और लगाने पड़ रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि कितना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया एक लेस का पैकेट को और प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत ढेर सारा पैसा लगाने के बाद आप एक यूनिट आउटपुट को जनरेट कर पाओगे। इसका मतलब है कि आप बहुत कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो भारत सरकार की वहां पर एक स्कीम को मेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जहां पर, अब आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता है, मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं इसलिए चीजें बता रहा हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं साथ में आंसर्स डिस्कस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी डिस्कस कर लिया तो आप ये चीजें लिख नहीं पाओगे जो आगे चल के आप लिख पाओगे। लेकिन यही सवाल आगे चल के आप बहुत अच्छा लिखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में और डॉट्स होंगे जिनको आप कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर अभी तक आपने मोटा मोटा भी पढ़ा है तो क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो भी फर्म्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी जितना उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बूस्ट होगा। लेकिन ठीक है, प्रोडक्शन बूस्ट हो गया तो उससे होगा क्या, उस प्रोडक्शन को बूस्ट करके कहीं ना कहीं देना तो है ना। तो हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन का हमें पार्ट बनना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना पड़ेगा। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनहिबिटिंग इंडिया टू अचीव इट्स मैक्सिमम और पोटेंशियल जीडीपी। तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सब चीजें आपको अभी नहीं पता, इसलिए आप ये मेंशन नहीं कर सकते हो। तो कहते हो कि प्लान पॉलिसीज कहां पर पढ़ें, यहीं पर पढ़ें, और इसी तरह से क्वेश्चन में इंक्लूड करके दें। तो आपने बताया कि क्या रीजन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज द रीजन, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो साथ में सॉल्यूशन भी बोल दिया, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू मेंटेन आवर सप्लाई चेन, टू स्ट्रेंथन आवर सप्लाई चेन। फिर तीसरी आप बात करोगे कि लेबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेबर अगर अनस्किल्ड रह गया तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे मिलेगा, उस डेमोग्राफी से डिविडेंड कैसे मिलेगा, उससे हम लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो हमें अपने लेबर को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, ताकि हम अपने लोगों का डेवलपमेंट कर सके, ताकि अपनी पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर सके। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ओनली, यू आर ऑल्सो गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली। उसके बाद आप बात करोगे कैपिटल, कैपिटल तो होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बैंकों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों, एनपीए की प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक जो पैसा दे रहा है वो वापस नहीं आ रहा है बैंक के पास, लोग बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। एनपीए क्या होता है, हम आगे चल के उसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे, पर अभी आपको अगर पता है कि एनपीए क्या है तो क्या सिंपल सी बात है कि कैपिटल कैसे अवेलेबल होगा, अगर बैंक का पैसा वापस नहीं आएगा तो दूसरों को पैसा कैसे मिलेगा। तो एनपीए की प्रॉब्लम है, स्कैम्स हो रहे हैं, क्राइसिस हो रही है, जैसे कि IL&FS क्राइसिस हुई थी, उस क्राइसिस की वजह से लोगों को डर है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो रही है, बैंक की अपनी बैलेंस शीट खराब हो रही है क्योंकि उसके पैसे वापस नहीं आ रहे, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब हो रही है क्योंकि कॉर्पोरेट अपना पैसा वापस नहीं कर पा रहा बैंक को। तो कॉर्पोरेट को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसकी बैलेंस शीट खराब हो रही है, उस बैलेंस शीट खराब होने की वजह से कॉर्पोरेट जो है वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बैंक जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है लोन देने के लिए, क्योंकि उनके पास एनपीए का जो फैक्टर बार बार काम पर आ रहा है। हमारा कैपिटल मार्केट अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारा शेयर मार्केट, हमारा कैपिटल मार्केट जो है वो फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं होगा तो अगर इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, मार्केट से पैसा बोरो करना है, तो कैपिटल मार्केट क्योंकि डेवलप नहीं हुआ तो उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल जीडीपी कैसे अचीव होगी। हमारे पास एफडीआई का, एफपीआई का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा,
तो जैसा कि सचिन ने बताया था कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास कैपिटल का इनफ्लो हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसकी वजह से जीडीपी बूस्ट करेगी। ये चीजें और कनेक्ट होंगी आगे, डू नॉट वरी। साथ में हमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा 1% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है। हमें अपने स्टॉप ब्रेन ड्रेन, जो हमारे पास अच्छे लोग हैं वो बाहर भाग जाते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। तो किस तरह से उनको हम रोकें, ये सब हम कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब है कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इनहिबिट कर रहा है। प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में कमी आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा, अपने लेबर को स्किल्ड करना पड़ेगा, कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देना पड़ेगा, एनपीए जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, बैंकों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो बाय गिविंग गवर्नमेंट गारंटी ले लेती है कि अगर वो पैसा वापस नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो जैसे ही क्रेडिट की गारंटी होती है, आप बहुत सुनते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो क्रेडिट गारंटी क्या है कि बैंक से बोलता है गवर्नमेंट कि अगर तुमको वो पैसा वापस नहीं करेगा तो आई विल पे योर मनी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि क्रेडिट की गारंटी लेने लगता है। एफपीआई को बूस्ट करना है, एफडीआई को बूस्ट करना है। अभी हमें अगर पैसा अंदर लाना है, डॉलर का इन्फ्लो कराना है, तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की लिमिट को डबल कर दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ये हमने फ्लो में लिखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा कि जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको बाद में लिखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लास्ट में लिखा है, तो प्रायोरिटी वाइज लिखा है कि पहले बताओ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा, लेबर को बेहतर करना पड़ेगा, हमें अपने कैपिटल को इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, हमें अपने ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करना पड़ेगा। सारे इंपॉर्टेंट है, पर हमने ऑर्डर में सेट कर दिया, इनको एक लॉजिकल फ्लो में सेट कर दिया बस। फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि फॉर अचीविंग द एस्पिरेशन ऑफ द ग्लोबल पावर and 5 trillion economy by 2024-25, India has to increase its efficiency by removing the above bottlenecks, and government is doing these works in right direction, and we have to do more by being optimistic in your tone. इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। पहला दिन है तुम्हारा, कोई बात नहीं, आंसर अभी अच्छा नहीं लिखे होगे, कोई बात नहीं, पर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए कि हाँ जीडीपी क्या है, जो पूछ रहा हम वही बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बता रहे जो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इन्हीं के बारे में बात करना है, यही इसके डिटर्मिनेंट्स है। तो इन्हीं के ऊपर क्या बॉटलनेक्स है, इन्हीं बॉटलनेक्स के बारे में बात करना है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर बात नहीं करनी है हमें। समझ गए किस तरह से हम लिखेंगे? तो आपने जितना आज पढ़ा, आपने जीडीपी सिर्फ पढ़ा, पोटेंशियल जीडीपी पढ़ा, साथ में जीडीपी गैप पढ़ा, और उतना ही छोटा पढ़ने से एक सवाल आपसे होता। अगर आप मेंस 2020 दे रहे होते तो आपसे ये सवाल आराम से हो जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ठीक है।